हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर दफ़ा एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। ओके, और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्जाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न जो है एग्जाम में आता है कि लिखित संप्रेषण किसे कहते हैं और लिखित संप्रेषण की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार लिखित संप्रेषण किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अपने मन के भावों को और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना। जिस तरह मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति अपने मुंह से बोल करके अपने मन की बातों को और विचारों को दूसरों के सामने पर रखता है, ठीक उसी प्रकार लिखित संप्रेषण में व्यक्ति जो है लिख कर अपने मन की बातों को और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है। अतः इसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। समझ गए? जैसा कि मौखिक संप्रेषण में मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, व्यक्ति मुंह से बोलता है और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के सामने रखता है। लेकिन लिखित संप्रेषण में क्या होता है, व्यक्ति लिख करके अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने रखता है। समझ गए ना? और अतः इस तरह का अगर संप्रेषण होता है तो हम इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र लेखन, रेडियो लेखन, रिपोर्ट लेखन, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, आत्मकथा हुआ, जीवनी आदि सभी लेखन लिखित संप्रेषण का सबसे उत्तम उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि कोई भी भावनाएं, कोई भी विचार जो हैं लिखी होती हैं उसे हमें पढ़ कर के समझना पड़ता है। तो पत्र लेखन, समाचार पत्र लेखन, रेडियो लेखन, जितना भी रिपोर्ट लेखन होता है, कहानी लेखन जो होता है, उपन्यास लेखन जो होता है, ये सभी के सभी जो है लिखित संप्रेषण का ही हिस्सा है, लिखित संप्रेषण का ही एग्जाम्पल है। समझ गए? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लिखित संप्रेषण आखिरकार किसे कहते हैं। अब आपको इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि लिखित संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा और एक चीज़ बहुत ही फ़ायदे का बताने वाला हूँ कि आपको मैं जिस तरह से, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अच्छे से लिखते हैं, हेडिंग वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तब आपको अच्छा नंबर मिलता है। एज ए पैराग्राफ करके तरह लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देने वाला नहीं है। तो लिखित संप्रेषण तो मैंने बता दिया। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। लिखित संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। पहला क्या है, लिखित संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस तरह के संप्रेषण की विधि में व्यक्ति अपनी मन के भाव को और विचारों को लिखकर किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है। समझ गए? मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति को बोलना होता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। लेकिन लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को लिखकर बाय राइटिंग, समझ गए ना, किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने विचारों को पहुंचाना पड़ता है। दूसरा नंबर है, लिखित संप्रेषण में यह जरूरी नहीं होता है कि संप्रेषण करने के लिए वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, जबकि मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता का एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होना काफ़ी अनिवार्य है, अन्यथा मौखिक संप्रेषण संभव नहीं है। समझ गए? मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता का आमने सामने होना जरूरी है, जबकि लिखित संप्रेषण में यह जरूरी नहीं है। तीसरा है, मौखिक संप्रेषण में जो बात हम अपने श्रोता तक पहुंचाते हैं वह अल्पकालिक समय तक ही श्रोता के पास रह सकता है। लेकिन लिखित संप्रेषण में जो लिखित दस्तावेज होते हैं, जो लिखित डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको काफ़ी लंबे समय तक हम भविष्य काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा होता है लिखित संप्रेषण में, क्योंकि डॉक्यूमेंट को हम लंबे समय तक रख सकते हैं जिस डॉक्यूमेंट में हम कुछ बातें लिखे होते हैं।
फोर्थ नंबर पॉइंट है लिखित संचार मौखिक संचार की तुलना में मंद गति से कार्य करता है। जितनी तीव्र गति से हम मौखिक संप्रेषण के माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, उतनी ही तीव्र गति से लिखित संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लिखित संप्रेषण में गतिशीलता मौखिक संप्रेषण की तुलना में कम होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है लिखित संप्रेषण बहुत ही सस्ता और कम खर्च वाला माध्यम है। अगर हम बहुत ही कम खर्च में अपने मन की बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाता है, जैसा कि आजकल हम पत्र व्यवहार को देखते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट है लिखित संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज है या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट है और उस दस्तावेज को कॉपी को हमें कई लोगों में बहुत ही कम समय में भेजना हो तो हम ईमेल के ज़रिए इस दस्तावेज को इस डॉक्यूमेंट को कई लोगों में भेज सकते हैं, जो कि मौखिक संप्रेषण में यह संभव नहीं होता है। समझ गए। सेवेंथ नंबर पॉइंट है लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण की तुलना में समझने और पढ़ने में आसान होता है। यानी क्या समझे, लिखित संप्रेषण जो होता है वह मौखिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण की तुलना में पढ़ने में और समझने में आसान होता है। जैसा कि सांकेतिक संप्रेषण में सामने वाले व्यक्ति की बातें हमें समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। लिखित संप्रेषण में कोई भी बात अच्छे से लिखी जाती है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है तो अच्छे तरीके से वह उसे समझ पाएगा। समझ गए ना। अगला है 8 नंबर पॉइंट कि लिखित संप्रेषण करने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो और उसे थोड़ा ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान के अभाव में लिखित संप्रेषण संभव नहीं होता है। समझ गए। मौखिक संप्रेषण में हम देखते हैं कि जो हमारे मन में बातें आती हैं, जो विचार आते हैं, उसे हम मुंह से बोल देते हैं, लेकिन लिखित संप्रेषण में उसे पढ़ा लिखा होना, उसे थोड़ा सा ज्ञान होना, सामाजिक ज्ञान होना काफ़ी अनिवार्य है। क्योंकि अगर वह पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो वह लिख ही नहीं पाएगा। इसलिए लिखित संप्रेषण के लिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो और उससे थोड़ा ज्ञान हो, सामाजिक मुद्दे पर, समाज के विभिन्न पहलुओं पर जो है उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी वह लिखित संप्रेषण कर सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट में अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं वो प्रकट कर सकता है। और आजकल जितने भी प्रशासनिक कामकाज होते हैं, जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं, उन सभी में लिखित संप्रेषण के ही दस्तावेज होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे हमें पढ़ना और समझना होता है। समझ गए। तो लिखित संप्रेषण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा ज्ञानी हो, सामाजिक विषय पर हमें थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए, तभी जा कर के हम जो है किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी जो सोच विचार है उसे हम रख सकते हैं। समझ गए ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लिखित संप्रेषण क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, सभी वीडियो को देख करके जाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।